बिहार में बाबू साहेब कैवा नंबर पर, जादव भाई कैवा नंबर पर, हरिजन कैवा नंबर पर, लोहार भाई लोग बाकी ने सर्वे में ये पर चर्चा चलता। और चर्चा क्या चल रहा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जातिगत सर्वे को लेकर लिटिगेशन पर लिटिगेशन चल रहा है। पहले हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, बाद में हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उधर जातिगत सर्वे का काम चल रहा है। चल क्या रहा है, 2 चरण पूरा भी हो चुका है। मंगरुआ भी दिल्ली में बैठा हुआ है। फोन आया था, मेरी जाति कौन सी है ये जानने से मतलब कम ही था। मेरे कितने बीघे जमीन है, कितने बच्चे हैं, आमदनी कितनी है, मकान अपना है कि नहीं, घर में टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, सबकी पड़ताल की गई। यानी जातिगत सर्वे तो बहाना है आपके आर्थिक हैसियत का आकलन लगाना है। 500 करोड़ रुपए फूके जा चुके हैं। बावजूद इसके सर्वोच्च अदालत में इस बात पर बहस चल रहा है कि जातिगत सर्वे के आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे भी या नहीं। कोई कह रहा है यह व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन है या नहीं। आंकड़े प्रकाशित अगर किए जाते हैं तो कानून का उल्लंघन होगा कि नहीं। सर्वोच्च अदालत भी अपने तरफ से पूछता है कि जाति के अंदर उपजाति की चर्चा पर रोक भला कैसे लगाई जा सकती है। तो 21 अगस्त को यानी सोमवार को बिहार में जातिगत सर्वे से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई होती है। यह याचिका जातिगत सर्वे करवाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस बीच सर्वोच्च अदालत एक बड़ी टिप्पणी करता है। याचिका की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, आप समझिए 2 चीजें हैं, एक आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा जिसकी कवायद पूरी हो चुकी है, दूसरा है सर्वेक्षण के दौरान एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण कोर्ट पूछता है। दूसरा भाग ज्यादा मुश्किल है, जब तक याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मामले को आधार बनाने में सक्षम नहीं होता, हम किसी चीज पर रोक लगाने वाले नहीं हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जातिगत सर्वे को लेकर जो बहस चल रहा है उसमें सॉलिसिटर जनरल की एंट्री हो जाती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसपीएन भट्टी की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को 1 हफ्ते का समय दिया। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। यानी अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। कुल मिलाकर मामला यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा था कि डेटा प्रकाशित करने का कोई इरादा नहीं है। सर्वोच्च अदालत यह भी पूछता है कि यदि किसी शख्स ने जातिगत सर्वेक्षण के दौरान जाति या उपजाति का विवरण प्रदान किया है तो इसमें नुकसान क्या है, जबकि राज्य सरकार तो कोई आंकड़ा प्रकाशित करने ही नहीं जा रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को एनजीओ यूथ फॉर इक्वालिटी की तरफ से चुनौती दी गई है। कहा गया है कि ये सर्वे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये तो रही तथ्य की बात। इस मामले में शुरू से ही सियासत
हावी है, सत्ता पक्ष को ये लगता है कि जातिगत सर्वे का आंकड़ा जारी होने के बाद उसको सियासती फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी यादव सामने आकर कह चुके हैं कि यह सर्वे सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी लेने के लिए की जा रही है, इससे ताकि उनके बेहतरी के लिए योजना बनाई जा सके। माने एक तरह का आर्थिक सर्वेक्षण है और उसी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने 500 करोड़ अलॉट किया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसा मंगरुआ ने कहा, तो लल्लन सिंह के तरफ से कहा गया है कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। सॉलिसिटर जनरल हाजिर हो चुके हैं। अब तक जो भाजपा पर्दे के पीछे से खेल कर रही थी, लेकिन अब पर्दे के सामने आकर विरोध जता रही है। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये जितना राग अलापे, आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गए। वोट लेने के टाइम में अति पिछड़ा बन जा रहा है, और जब हक देने का सवाल आ रहा है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उन लोगों का हक दे रहे हैं, गणना करा रहे हैं। तो ये तो रही बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे की बात। सबका साथ, सबका विकास के तहत जातिगत सर्वे हो रहा है ताकि सबका कल्याण हो सके। लेकिन इस पड़ाव पर रुक के आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता है, कुछ तथ्य से रूबरू कराना चाहता है मंगरुआ। बिहार में मंडल का बुखार चढ़ के उतरने लगा था और नवोदित मंडलवादी दलों को ये लगने लगा था कि बिहार का सवर्ण समाज हाशिए पर चला गया है, भू अधिकारों से वंचित होने लगा है, सत्ता में उनकी भागीदारी लगभग शून्य तक पहुंच चुकी है। लेकिन रेंगता हुआ समाज कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता। तो इन्हीं मंडलवादी दलों ने, यानी मंडल के मसीहा कहे जाने वाले लल्लू यादव ने सवर्ण समाज पर दया खाते हुए 2010 में विधानसभा चुनावों के दौरान अचानक सवर्णों के लिए आरक्षण की बात शुरू कर दी। तब मजबूरन मंडल की राजनीति से निकले त्रिवेणी संघ के साजिश के दूसरे पहरुए यानी नीतीश कुमार ने सवर्णों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को जानने के लिए 2011 में सवर्ण आयोग बना दिया। तो जो सवर्ण आयोग 2011 में बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट 2013 में आ जाती है, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अचानक ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है। आखिर क्या वजह थी कि ये बताया नहीं गया कि इस रिपोर्ट में था क्या? लेकिन कहते हैं ना कि छन छन के चीजें सामने आ ही जाती है, मनसा साफ हो ही जाता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर भले ही सरकार की तरफ से कुछ ना कहा गया हो, लेकिन जो जानकारी सार्वजनिक हुई, समाचार पत्रों के जरिए लोगों के सामने आई, वो रिपोर्ट यही बताती है कि सवर्ण समाज लगभग हाशिए पर जा चुका है, जमीनें बिक रही हैं, शिक्षा से वंचित हो चुका है और
एक तरफ सवर्ण समाज के दो प्रमुख धड़े यानी भूमिहार और राजपूत जमीन बेच रहे हैं, और जमीन को खरीदने वाला कौन है? त्रिवेणी संघ। आज वही त्रिवेणी संघ, बहुत लोगों को त्रिवेणी संघ की राजनीति के विषय में, त्रिवेणी संघ के उद्धार के विषय में पता नहीं होगा। समय आने पे उस पे भी बात रखी जाएगी, लेकिन वही त्रिवेणी संघ आज बिहार में हावी है। सवर्णों से छल किया जा रहा है, जातीय सर्वे का झुनझुना सुनाया जा रहा है। मकसद एक ही है, किसी भी तरह से 2024 और 2025 के जंग को जीतना। धन्यवाद।